गोवा के अरपुरा स्थित एक लोकप्रिय नाइट क्लब में रविवार तड़के लगी आग ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है, जिसमें कम से कम 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें पर्यटक और स्थानीय युवा शामिल हैं, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए। आग इतनी भयानक थी कि क्लब के अंदर मौजूद लोग बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन धुएं और लपटों ने रास्ता रोक लिया, जिससे कई लोग फंस गए और जिंदा जल गए। राज्य के मुख्यमंत्री ने घटना को राज्य की इतिहास की सबसे दुखद दुर्घटनाओं में से एक बताते हुए शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। साथ ही क्लब मालिकों और आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें लापरवाही और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन प्रमुख आरोप हैं। स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें आग के कारणों की पड़ताल की जा रही है, जो शॉर्ट सर्किट या धूम्रपान से जुड़ी लापरवाही हो सकती है। और ये घटना पर्यटन राज्य गोवा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, जहां ऐसे मनोरंजन स्थलों पर सख्ती की मांग तेज हो गई है। अधिकारियों ने क्लब को सील कर दिया है और पीड़ितों की पहचान के लिए DNA टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि विपक्षी दल इस हादसे को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं, दावा करते हुए कि लाइसेंसिंग और निरीक्षण में ढिलाई ने इस त्रासदी को जन्म दिया। भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को एक ऐतिहासिक बहस की शुरुआत हो रही है, जहां लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पर 10 घंटे की चर्चा होगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को इसकी शुरुआत करेंगे। यह बहस स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रतीकात्मक गीत की प्रासंगिकता, उसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की विरासत और आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद की भावना को रेखांकित करने का अवसर बनेगी, जिसमें विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखेंगे। हालांकि कुछ विपक्षी नेता इसे राजनीतिकरण का प्रयास बता रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि यह चर्चा राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को मजबूत करने का माध्यम होगी और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा विशेष प्रस्तुतियों की भी योजना है, जो युवा पीढ़ी को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़े भी। इस बीच कांग्रेस ने अपने सांसदों को 8 से 10 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि 9-10 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर अलग बहस प्रस्तावित है, जो लोकतंत्र की मजबूती पर केंद्रित होगी। यह सत्र विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहसों का मैदान बन सकता है, खासकर हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद, और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय एकता का संदेश मजबूत होगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले 5 दिनों से चली आ रही गंभीर परिचालन बाधाओं के कारण हवाई यात्रा व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, जहां रविवार को 650 उड़ानें रद्द हो गई और कुल 2300 में से केवल 1650 ही संचालित हुईं, जिससे लाखों यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट पर लंबी कतारें लगी और वैकल्पिक उड़ानों के लिए हड़बड़ी मच गई। कंपनी के CEO ने आश्वासन दिया है कि 10 से 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन तकनीकी खराबी, पायलटों की कमी और रखरखाव मुद्दों ने इस संकट को जन्म दिया, जिसके चलते टिकट किराए में अचानक 20 से 30% की वृद्धि हो गई। सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, ताकि यात्रियों का शोषण न हो, और संसदीय समिति ने इंडिगो अधिकारियों तथा नियामक एजेंसी को तलब करने का फैसला किया है, जो इस विफलता की गहन जांच करेगी। विपक्ष ने इसे एयरलाइन माफिया का परिणाम बताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से इस्तीफे की मांग की है, जबकि रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाकर यात्रियों की मदद की है। यह संकट केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी ठप कर रहा है, और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सुधार न हुए तो अन्य एयरलाइंस पर भी बोझ पड़ सकता है। यूक्रेन के डनीप्रो शहर पर रूस द्वारा दागे गए इस्कंदर मिसाइल ने रविवार को भयानक तबाही मचाई, जिसमें 4 नागरिक मारे गए और कम से कम 40 अन्य घायल हो गए, जबकि अमेरिका में चल रही शांति वार्ताओं के निष्कर्ष पर यह हमला एक काला धब्बा बन गया है, जिससे वैश्विक समुदाय में निंदा की लहर दौड़ गई। हमले में आवासीय भवनों और बाजार क्षेत्र को निशाना बनाया गया, जहां बचाव दल घंटों तक मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे रहे, और प्रधानमंत्री ने इसे युद्ध अपराध करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। अमेरिकी शांति वार्ता के बाद यह घटना यूक्रेन की स्थिति को और जटिल बना रही है, जहां पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई तेज हो गई है। और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी रिपोर्ट में रूसी आक्रामकता का आंकलन किया है, जो दर्शाता है कि मॉस्को शांति प्रयासों को कमजोर करने पर तुला है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की है, जबकि यूरोपीय संघ ने अतिरिक्त सैन्य सहायता का वादा किया है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला 2025 के अंत तक संघर्ष को लंबा खींच सकता है, जिससे मानवीय संकट गहरा रहा है। भारत ने भी हिंसा की निंदा की है और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है, खासकर पुतिन की हालिया भारत यात्रा के बाद।
गाजा के खान यूनिस क्षेत्र में इजरायली ड्रोन हमलों ने रविवार को 5 फिलिस्तीनियों की जान ले ली, जिनमें 2 मासूम बच्चे शामिल थे, जबकि हमास के राफाह में जवाबी हमले से इजरायली सेना के 4 सैनिक घायल हो गए, जो इदलिब संघर्ष की तीव्रता को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हमले में नागरिक इलाके निशाने बने, जहां परिवार जद्दोजहद कर रहे थे, और टाइम्स ऑफ इजराइल ने सेना की पुष्टि की है कि हमास की सुरंगों पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन सिविलियन हताहतों ने युद्ध अपराध के आरोपों को हवा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल जांच की मांग की है, जबकि अमेरिका ने इजराइल को सहायता जारी रखी है, लेकिन यूरोपीय देशों ने मानवीय राहत पर जोर दिया है। यह घटना 2025 के मध्य पूर्व संकट को और गहरा रही है, जहां शरणार्थी संकट चरम पर है और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि युद्ध विराम न हुआ तो क्षेत्रीय अस्थिरता फैल सकती है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने वैश्विक निंदा की अपील की है, जबकि इजराइल ने आत्मरक्षा का हवाला दिया है। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रविवार को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जो तस्करी और घुसपैठ के प्रयासों का हिस्सा थे, और ये कार्रवाई अमृतसर, तरन तथा फिरोजपुर सेक्टरों में त्वरित तथा सुनियोजित अभियानों के दौरान की गई। ड्रोन हथियारों, नशीले पदार्थों या जासूसी उपकरणों से लादे गए होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि पाकिस्तानी पक्ष से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जहां 2025 में अब तक दर्जनों ऐसे प्रयास नाकाम किए गए हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को और मजबूत करने का फैसला किया है। पंजाब पुलिस ने स्थानीय स्तर पर गश्त बढ़ा दी है, जबकि केंद्र सरकार ने सीमा राज्यों के लिए विशेष फंड आवंटित किया है, जो आधुनिक तकनीक जैसे एंटी ड्रोन गन्स की खरीद में सहायक होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तस्करी नेटवर्क आतंकवाद से जुड़े हो सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने बीएसएफ के जवानों की सराहना की है और कहा है कि सीमा की अखंडता बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी, जो पड़ोसी देश के साथ तनाव को और बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 3000+ वैकेंसी। योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट, आयु सीमा 30 वर्ष, आरक्षित छूट। परीक्षा फरवरी 2026 में, वेतन 35,000+ एचआरए। अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025। विस्तार संभव। आवेदन ugcnet.nta.in पर। ये शोधकर्ताओं के लिए सुनहरा अवसर। पिछले वर्ष 10 लाख से अधिक आवेदन। प्रभाव, उच्च शिक्षा में नई भर्तियां बढ़ेंगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO टेक्निकल पदों के लिए 258 वैकेंसी निकाली। योग्यता ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, वेतन 44,900 से 1,42,400। अंतिम तिथि 16 नवंबर। चयन लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू। आवेदन MHA.gov.in पर। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान का मौका। प्रभाव, युवाओं को खुफिया एजेंसी में प्रवेश। महाराष्ट्र सरकार ने माझी लाड़के बहन योजना के तहत eKYC की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। गरीब महिलाओं को 21 से 60 वर्ष को 1,500 मासिक सहायता। हाल की प्राकृतिक आपदाओं यानी बाढ़ के कारण विस्तार। अब तक 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी। DBT से ट्रांसफर। आवेदन dbt.maharashtra.gov.in पर। प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस को पहली किश्त 2100 हस्तांतरित की। 18 से 60 वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वार्षिक 5100। लाभार्थी 50 लाख से अधिक। आवेदन haryana.gov.in पर। प्रभाव, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी, शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च।